हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। जो मैंने जीन पियाजे के फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेज लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, उसी का कंटिन्यूड पार्ट है ये। इसके अंदर थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो जीन पियाजे की थर्ड स्टेज है। ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें से जो थर्ड स्टेज है दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 7 ईयर एंड स्टेज अप टू 11 ईयर। 7 से 11 साल तक की होती है ये। ठीक है। क्या होते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक, वो है सबसे पहला, थॉट प्रोसेस बिकम्स मोर रेशनल, लॉजिकल एंड डेवलप्ड। इस स्टेज के अंदर बच्चों का जो थॉट प्रोसेस होता है, जो सोचने की उनकी पावर है और जो उनका दिमाग के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा रेशनल हो जाता है, लॉजिकल एंड डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है। दे स्टार्ट इम्प्रूविंग देयर लॉजिक। वो अपना लॉजिक जो होता है वो यूज़ करने लगते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के अंदर भी। ठीक है। और वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। बिहेव लाइक द मैच्योर पर्सन। इस स्टेज के ऊपर जो बच्चे होते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक द मैच्योर्स। वो अपने आप को एज्यूम करने लगते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो क्या हैं। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर स्टेज दे बिहेव लाइक मैच्योर पर्सन्स एंड रेयरली दे बिलीव इन द एनिमिज्म एंड द ईगोसेंट्रिज्म का केस इनके पास नहीं होता। नो मोर ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है। जैसे प्रीवियस स्टेज में उनको लगता था कि सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है, जो कि उनका अपना पर्सपेक्टिव है, बट नाउ दे रियलाइज दैट मैनी अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो एग्जिस्ट और एनिमिज्म की सिचुएशन नहीं होती। यानी कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग सोचते थे, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। देन स्टार्ट्स फॉर्मिंग द कंसेप्ट कैन नॉट सॉल्व द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है। वो कंसेप्ट की फॉर्मेशन तो करते हैं, आप उनको प्लस माइनस सिखाएंगे, ठीक है, इस स्टेज के ऊपर, और एडिशन, इतना कम हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, इसने इतना दिया तो मेरे पास ज़्यादा हो गया, इसमें से ले लिया तो कम हो गया, ये सब वो समझते हैं, बट कैन नॉट सॉल्व द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। लेकिन आप बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन अगर उनको कोई जो सिखाया जा रहा है उससे बाहर निकल करके अपने आप इमेजिन करके कोई कंक्लूजन निकालने को बोलेंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। कैन डू द ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली। सिर्फ जो जैसा कि स्टेज का नाम ही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दैट कैन बी सीन एंड फिजिकली टच्ड इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, वो फिजिकली उनके सामने प्रेजेंट है, वो सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का को जो है ऑपरेट कर पाते हैं। स्टार्ट टेकिंग मैनी परस्पेक्टिव अबाउट द कंसेप्ट। वो कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो होते हैं उनको दिमाग में जो है वो इमेजिन करने लगते हैं कि येस द अदर पीपल अराउंड देम दे आर आल्सो हैविंग देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर के सिर्फ हमारी ही सोच नहीं है, बाकी जो लोग हैं उनकी भी सोच वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। रिवर्सिबल थिंकिंग इज प्रेजेंट। जैसा कि प्रीवियस स्टेजेस में जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि रिवर्सिबल थिंकिंग वहाँ पे जो थी वो एब्सेंट थी, लेकिन अब रिवर्सिबल थिंकिंग जो होती है वो सामने देखने को मिलती है। ये रिवर्सिबल थिंकिंग है क्या? ये रिवर्सिबल थिंकिंग है दैट इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर किसी भी चीज़ को पहले समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज ऑफ स्टेप उनके दिमाग के अंदर चलती है। ठीक है। फिर मेंटली वो क्या करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को दोबारा से रिटर्न बैक करते हैं एंड दे गेट बैक टू द ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल थिंकिंग। यानी कि वो जैसे कि वो था, इसके अंदर एग्जाम्पल्स थे ना रिवर्सिबल थिंकिंग में, कि बैक काउंटिंग एक एग्जाम्पल है, और दूसरा है एक वो ट्री होता है जो ठीक है, जो जेनेरिक ट्री होता है वो उनको समझ में नहीं आता कि ये मेरा भाई है, वो उसका भाई है, ठीक है, वो चाचा का बेटा है, और ये दादा है, वो दादी है, इतना बड़ा ट्री उनको समझ में नहीं आता। तो वो जो रिवर्सिबल थिंकिंग होती है वो धीरे धीरे उनकी जो होती है वो एनलार्ज होने लगती है एंड दे स्टार्ट थिंकिंग वाइब्रेंटली। ठीक है। देन गेन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। इस स्टेज पे बच्चे क्या चीज़ को समझने की जो उनके अंदर कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो है सबसे पहला है आइडेंटिटी। इट इज़ दैट अ पर्सन और द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम ओवर द टाइम। बच्चे जो होते हैं वो पहचान बनाने लगते हैं और उनको दिखता है द पीपल अराउंड देम और द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम आर सेम ओवर द टाइम। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स और आफ्टर अ फ्यू मंथ दे सी द सेम ऑब्जेक्ट्स और द पर्सन अराउंड देम, देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो होती है उनके दिमाग में क्रिएट हो जाती है। Then compensation, changes in the one dimension or the figure can be offset by changes in the another. कंपनसेशन जो होता है वो बच्चा समझने लगता है कि अगर हम किसी भी फिगर के एक पर्टिकुलर डायमेंशन में उसकी लेंथ ब्रेड्थ या फिर किसी भी चीज़ में अगर हम चेंज करेंगे, इट कैन बी कंपनसेटेड और इट कैन बी ऑफसेट बाय चेंजेस इन द अनदर। तो दूसरी तरफ से उसको एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो इतनी इंक्रीज हो चुकी होती है। ठीक है। लाइक इन द फिगर यू विल सी कि कंजर्वेशन ऑफ द एरिया
विच साइड हैज़ मोर ग्रीन। अब ये बोल रहे हैं दोनों में से किस में ज़्यादा ग्रीन है, ठीक है? ये जो ग्रे कलर के ब्लॉक्स हैं, ये अभी इसके अंदर स्प्लिट है फर्स्ट सिचुएशन के अंदर, और सेकंड के अंदर देख रहे हो सारे सीक्वेंसली अरेंज्ड हैं, ठीक है? तो बच्चा ये चीज़ समझने लगता है कि अगर मैं उनको स्प्लिट कर दूँ या फिर मैं उनको सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर भी लगा दूँ, स्टिल द ग्रीन एरिया इज़ ऑलमोस्ट सेम इन बोथ द फिगर्स, ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ एरिया का आइडिया जो होता है वो उन लोगों को हो जाता है। तो जीन पियाजे ने कंपनसेशन जैसे पॉइंट के ऊपर भी एम्फेसाइज किया है कि इतनी एबिलिटी उनकी डेवलप हो चुकी होती है। देन द थर्ड वन इज can do the classification, grouping objects, arranging with the serials with one aspect such as their weight, size, volume, length or the color etc. इस स्टेज के ऊपर बच्चे जो होते हैं वो क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करना उनके लिए आसान हो जाता है, सीरियल नंबर्स के थ्रू उनको अरेंज करना किसी भी चीज़ को, या फिर उनके वेट, उनके साइज़, वॉल्यूम या फिर लेंथ और कलर के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासीफाई करना उनके लिए ईज़ी हो जाता है। क्लासिफिकेशन क्या है? इस स्टेज के ऊपर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो बच्चों को कलर्स का रिकॉग्निशन हो जाता है। दे कैन रिकॉग्नाइज़ द वेरियस कलर्स, ठीक है? आपने उनको रेड कलर, ब्लू और पिंक, येलो और वेरियस कलर्स को अगर मिक्स करके काफ़ी सारे आर्टिकल्स दे दिए हैं एंड यू से देम कि इनको कलर्स के बेसिस पे क्या करो, क्लासिफाई करो, दे कैन डू इट वेरी इजीली इन दिस एज ग्रुप। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, अब इस स्टेज के ऊपर उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मस्ट बी शेयर। टीचर को क्या करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, हाउ द टीचर विल इम्प्लाई एजुकेशनल, क्या वो स्टेप्स लेंगे सो दैट किड्स ऑफ दिस एज गेट टू लर्न, ठीक है ना? इजीली इट बिकम्स इजी फॉर देम टू लर्न। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मस्ट बी शेयर्ड। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है तो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ही लेकर के आप लोगों को या फिर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस ही हैं जो बच्चों के साथ शेयर करने, एंड इट बिकम ईजी फॉर देम टू ग्रैब दैट। अवॉइड गिविंग टू मच टू रीड। इस स्टेज के ऊपर बच्चों को आप बहुत ज़्यादा रीडिंग का काम नहीं दे सकते, ठीक है? कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ कैन बी टॉट विद द सिंपल एग्जाम्पल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स उनको चीज़ सिखानी भी है देन यू कैन गिव देम द वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है ना? विदाउट गोइंग दैट मच इमेजिनेटिव और विदाउट गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स, ठीक है? तो उनको सिंपल एग्जाम्पल्स देकर के आप समझाएंगे, दे कैन इजीली ग्रैब दैट। एनालॉगीज कैन बी यूज टू ऐड ऑन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो बच्चों की एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर आप एनालॉगीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब इस स्टेज के ऊपर एनालॉगीज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है कि उनका जो रियल लाइफ का जो एक्चुअल जो लाइफ के अंदर जो एग्जिस्टिंग जो उनके पास जो नॉलेज है उसके अंदर और आगे उन्हें पॉसिबल आंसर्स को अगर ऐड करना है और कैसे उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ, दैट इज कॉल्ड एनालॉगी। तो वो एनालॉगीज को यूज करने लगते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ऐड करना वो शुरू कर देते हैं, ठीक है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 11 ईयर्स एडल्टहुड और 12 to 15 ईयर्स। अब जो लास्ट स्टेज इसके अंदर जिन पियाजे ने बताई है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो कि 11 ईयर्स से लेकर के एडल्टहुड तक बोलो या फिर 12 to 15 ईयर्स, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स विद द लॉजिकल थिंकिंग। इसके अंदर क्या होता है, अभी प्रीवियस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं थी, ठीक है? लॉजिकल थिंकिंग तो आ ही जाती है प्रॉपर, इसके साथ साथ बच्चे की इमेजिनेटिव पावर भी बढ़ती है और वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उसे डेवलप कर लेता है, ठीक है? वे वेरियस पॉसिबल सिचुएशंस को वो अपने दिमाग के अंदर जो है वो एनालाइज कर सकता है, ठीक है? वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस किसी भी प्रॉब्लम के निकाल सकता है, और जो प्रॉब्लम हो रही है वो बिकॉज ऑफ व्हाट मीन्स इज इट क्रिएटिंग, ठीक है? तो वो सारे के सारे वो फैक्टर्स को भी एनालाइज कर सकता है। कोऑर्डिनेट्स द नंबर्स एंड द वेरिएबल। अब अर्लियर स्टेज के ऊपर उसने काउंटिंग सीखी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट, लेकिन इस स्टेज पे वो नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है, दैट बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली डिफरेंट। Develop the hypothetical deductive reasoning means identifying all the factors that might affect and then deduce systematically. अब इस स्टेज के ऊपर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो एनहांस हो जाती है बच्चे की, ठीक है? हाइपोथेटिकल क्या है? हाइपोथेटिकल है इमेजिनेटिव, ठीक है? वो खाली इमेजिन करता है जिन सिचुएशंस को प्रीवियस उसके अंदर जो टीचर ने पढ़ाया वो उसी को ग्रैब कर पा रहा है, ठीक है? कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट चीज़ों को ही वो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, ठीक है? जो बियॉन्ड द फिजिकल प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ देम, उसके बाहर भी वो सोच पा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स। और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है बच्चे की वो डेवलप हो जाती है, ठीक है? दैट माइट अफेक्ट एंड देन डिड्यूस सिस्टमैटिकली, और धीरे धीरे जो होता है वो एक कंक्लूजन को डिडक्ट करके निकाल सकता है। गो बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्क्रीट रियलिटी टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। अब वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट रियलिटी ही नहीं है उसके लिए एक सच्चाई, अब उसके पास वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन द नेचर। उनके पास उनको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, एंड हाउ कैन दे वर्क अपॉन देम। डेवलप द एडोलोसेंस एगोसेंट्रिज्म, ठीक है? अब एगोसेंट्रिज्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जीन पियाजे का कहना है कि इस एज के अंदर बच्चों के अंदर एक एडोलोसेंस एगोसेंट्रिज्म आ जाता है, यानी कि बच्चे ये रियलाइज करने लगते हैं, ये फील करने लगते हैं कि वाई द पीपल अराउंड देम आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, ठीक है? लोग हमें क्यों नहीं समझते, जो हमारे बड़े हैं वो हमें क्यों नहीं समझते, हमारी ज़रूरतों को क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता। ये एडोलोसेंस एगोसेंट्रिज्म है, ठीक है? तो जीन पियाजे कहते हैं इस स्टेज पे ये डेवलप हो जाता है। देन स्टार्ट जनरलाइजेशन एंड अराइव एट द कंक्लूजन। अब वो लोग जनरलाइजेशन की
की स्टेज को शुरू कर देते हैं और एक फाइनली एक कंक्लूजन जो होता है उसे निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? जनरलाइज़ करना उन लोगों को आ जाता है। अब इस स्टेज के ऊपर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, दैट नीड टू बी एनकरेज्ड बाय द टीचर्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट इज़ स्टूडेंट यूज़ द इमेजिनेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चे क्या करते हैं, वो इमेजिनेशन यूज़ करते हैं अपना, ताकि वो प्रॉब्लम्स को बहुत ईज़िली क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। स्पेस टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, ठीक है? They are having enough, teacher need to provide enough space to learn them and understand the concept. टीचर को उनको rote learning नहीं करवानी है, instead of recalling them and recalling, memorizing and the rote concept, they need to give them the enough space. उन्हें enough space देना है so that they may learn and understand the concept actually. वो सही तरीके से concept को समझ पाएँ and develop their own understanding. देन एब्स्ट्रैक्ट गिव एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है? ताकि बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर है वो उसको अपनी इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स मिलेंगी तो डेफिनेटली दे विल एनलार्ज देयर स्फेयर ऑफ द होराइजन टू थिंक अबाउट, ठीक है? किसी भी चीज़ के बारे में वो अपना होराइजन को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस एंड डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स विद अदर्स। जो भी उन्हें कंसेप्ट है, जो टीचर्स उन्हें सिखाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड दे में फॉर्मुलेट देयर ओन क्वेश्चंस। वो अपने क्वेश्चंस खुद बनाएंगे और टीचर के साथ डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल आंसर्स कुड बी देयर, ठीक है? तो ये सारे के सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है फाइनल स्टेज के। अब जीन पियाजे से रिलेटेड और जो कॉग्निटिव थ्योरी है जीन पियाजे की, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे पाइल अप किए हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टू शेयर इट विद यू, ऑल ऑफ यू, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।